So hey, welcome to Farmies. Let's make it easy. This is the unit third of medicinal chemistry, chapter first, anti-arrhythmic drug. Basically, before starting this chapter, let me clear it that anti-arrhythmic drugs are classified into sub four classes, which is class 1, class 2, class 3, and class 4. And furthermore, in the class first, it is more subdivided into three parts, which is class first A, class first B, and the class first C. In this chapter, they are the highlighted classes in which we are going to study in this chapter, which are class first A, class first B, class first C, class third. They are all major medicines and important medicines which are using in this sector, highly in demanded. So before heading to the deep insight to the chapter, I will recommend you guys to memorize and learn these drugs with their classifications. So let's get started. First, what is एंटी एरिथमिक ड्रग्स? एंटी एरिथमिक ड्रग्स क्या है? इससे पहले जानने के लिए हमने पढ़ना पड़ेगा अरिथमिया क्या होता है. अरिथमिया अ रिदम विच मीन्स एबनॉर्मल रिदम और ऑल्टर्ड रिदम. हमारा जो हार्ट है वो एक फिक्स पाथ पे वर्क करता है और जब हम उसका ईसीजी निकालते हैं तो आपको एक ग्राफ देखने को मिलता है जो कि एक फिक्स पैटर्न पे रन करता है. ठीक है, बट जब ये एरिथमिक सिचुएशन अकर होता है तो वो जो ग्राफ है वो आपको ऑल्टर्ड देखने को मिलते हैं, या तो लेंथी या तो शॉर्ट. लाइक दो मेजर चीज़ है, टैकीकार्डिया एंड द ब्रैडीकार्डिया. टैकी विच मीन्स योर हार्ट बीट गोना रेज्ड फ्रॉम मोर देन 100 बीट्स पर मिनट, मतलब कि 100 बीट्स पर मिनट से ऊपर हार्ट बीट आपका पर मिनट अगर धड़क रहा है तो वो एक टैकीकार्डिया के अंदर कंसीडर्ड होता है. एंड सो ऑन, अगर 60 से कम बीट करता है पर मिनट, दैट विल कॉल्ड एज ब्रैडीकार्डिया. These are those drugs which are used in the treatment of arrhythmia. Basically ये drugs arrhythmia की सिचुएशन को ठीक करने के लिए करे जाते हैं, जिसको हम कार्डियक arrhythmia के नाम से भी जानते हैं. arrhythmia क्या है? ए रिदम, एबनॉर्मल या फिर irregular rhythm of the heart. एबनॉर्मल और irregular heart beat क्या है? It is the improper beating of the heart, whether irregular या तो फास्ट या तो स्लो, कुछ भी धड़क सकता है. इसको हम लोग कहते हैं arrhythmia. ओके, इट अकर्स, ये कब होता है? व्हेन इलेक्ट्रिक इम्पल्स इन द हार्ट डज नॉट वर्क प्रॉपरली. अगर जो इम्पल्स जनरेट हुआ है, ठीक है ना, ऐसे नोड या एवी नोड जो भी आप कह सकते हो, वैसे तो ऐसे नोड होता है, वहाँ से इम्पल्स जो जनरेट हुआ है वो अच्छे से वर्क ना करे तो ये सिचुएशन हो सकता है. और साथ ही साथ अगर आपको किसी हार्ट से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ है, लाइक मायोकार्डियल इश्चीमिया, लाइक ब्लड ना सप्लाई हो पाना उस पर्टिकुलर रीजन ऑफ द हार्ट पे, या फिर हाइपरटेंशन, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, दिस काइंड्स ऑफ डिजीज ऑफ द हार्ट विच लीड्स टू द अरिथमिया कंडीशंस. नॉर्मल रेंज क्या होता है हार्ट बीट का? विच इज़ 60 to 100 BPM बीट्स पर मिनट. और नॉर्मली देखा जाए तो 72 हम लोग कंसिडर करते हैं फॉर एन एवरेज पर्सन. अरिथमिया, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेसिकली अरिथमिया आर डिवाइडेड विच आर ब्रैडीकार्डिया एंड द टैकीकार्डिया. ब्रैडीकार्डिया क्या होता है? जब 60 बीट्स पर मिनट से नीचे चला जाए उसे हम लोग कहेंगे ब्रैडीकार्डिया, और सो ऑन अगर 100 के ऊपर चला जाए तो उसको हम लोग कहेंगे टैकीकार्डिया. यहाँ तक कि 350 तक और 400 BPM तक भी पहुँच जाता है इन सम सिनेरियोज. Bradycardia and tachycardia. I hope these two definitions are clear to you. आगे अप्रोच करने से पहले I will recommend you to watch the chapter first of the pharmacology. You can head it on Carewell Pharma, or I also made a video on that, so you can watch from it there. So head on to the next part, which is ग्राफ कुछ ऐसा देखने को मिलेगा हमें. ओके, तो ये एक्शन पोटेंशियल है. बेसिकली हमारा एक्शन पोटेंशियल ऐसे देखने को मिलता है कंडक्शन का, हार्ट के कंडक्शन का. पहले वो 90 पे होता है, फिर वो डीपोलराइज होके, यानी कि जब पॉजिटिव चार्ज अंदर आते हैं डीपोलराइज होते हैं तो वहाँ पे होता है आपका डीपोलराइजेशन. उसके बाद एक फेज़ होता है जिसमें सोडियम और कैल्शियम और पोटेशियम ये सब इक्वल लेवल पे आ जाते हैं. ठीक है, यहाँ पे सोडियम ने एंट्री करा सेल के अंदर, यहाँ पे पोटेशियम और कैल्शियम अंदर भी आ रहे होते हैं, बाहर भी जा रहे होते हैं, इसलिए आपको एक प्लेट्यू जनरेट होता हुआ दिखता है. बेसिकली यहाँ रिपोलराइजेशन हो रहा है, ज़्यादा नेगेटिव चार्ज अंदर आ रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है, फिर भी आपको यहाँ पे एक प्लेट्यू देखने को मिलेगा फॉर 250 ms, मतलब बहुत ही कम मिली सेकेंड्स के लिए. ठीक है ना. उसके बाद क्या होगा? कैल्शियम चैनल बंद हो जाएंगे, सिर्फ पोटेशियम चैनल बचेगा, जो कि पोटेशियम बाहर की तरफ जा रहा होगा. अब क्योंकि बाहर की तरफ पोटेशियम जा रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ जा रहा है, तो अंदर नेगेटिव जनरेट हुआ है. क्योंकि नेगेटिव जनरेट हुआ है तो वहाँ पे रिपोलराइजेशन देखने को मिलता है. उसके बाद एक फेज़ आता है यहाँ पे, जीरो फेज़, हम लोग फोर्थ फेज़ कहते हैं यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव फेज़. रिफ्रैक्टिव फेज़ का मतलब होता है उस वक्त हार्ट कोई भी काम नहीं कर रहा होता है, बेसिकली वहाँ पे शट डाउन हो जाता है कुछ टाइम के लिए. दैट फेज़ इज नोन एज रिफ्रैक्टिव फेज़. ठीक है ना, पीरियड, वॉट एवर यू वांट टू से इट. अरिथमिया दो तरह के होते हैं, ब्रैडीकार्डिया एंड द टैकीकार्डिया. सबसे पहले हम बात करेंगे हार्ट बीट तेज हो जाता है. ठीक है, सिंपल सी बात है, ये ज़्यादातर एक सिंपैथेटिक सिस्टम कॉज करवाता है, या फिर इसके वजह से सिंपैथेटिक सिस्टम कॉज होते हैं. ठीक है ना, ये आपको पता पड़ा होगा CNS से, ये आपके स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होते हैं इनके नर्व्स. तो इसमें क्या होता है,
ऑटोमेटिसिटी मतलब कि धड़कना इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। एक्सरसाइज यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाता है। ये कब होता है? जब आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, मतलब वर्कलोड ले रहा हो आपका बॉडी, तब ये सिचुएशन अकर होता है। ट्रिगर कैसे हो सकता है ये? ट्रिगर्ड एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी, लाइक अर्ली या फिर डिलेड आफ्टर डिपोलराइजेशन। इसका जो ये एक्शन पोटेंशियल इंक्रीज़ हो जाता है, और ड्रग की वजह से भी सिचुएशन हो सकती है। लाइक इसमें क्या बोल रखा है, आप किसी चीज़ से ट्रिगर्ड हो गए तो ये सिचुएशन हो सकता है। कोई एक्शन पोटेंशियल इंक्रीज़ हुआ है उसकी वजह से सिचुएशन हो सकता है, या फिर कोई ड्रग आपने खाया है उसकी वजह से सिचुएशन हो सकता है। या फिर जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है, एक फिक्स पाथ होता है ना, जैसे कि हार्ट है, तो हार्ट में सपोज करो ये हार्ट है, तो सपोज करो ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रिक इम्पल्स, ठीक है, ऐसे जाना चाहिए, पर क्या हो ऐसे भी जा रहा है और साथ साथ दो जगह से और आ रहे हैं इलेक्ट्रिक इम्पल्स और मीट कर रहे हैं दोनों, तो ये री एंट्री हो रहा है, मतलब यहाँ से जा रहा है ऐसे ऐसे करके बार बार री एंट्री होकर जा रहा है एक ही जगह पे, दिट इज कॉल्ड री एंट्री ऑफ द इम्पल्स। इस सिचुएशन में भी टैकिकार्डिया हो सकता है। ब्रेडिकार्डिया क्या होगा? ऑटोमेटिसिटी मतलब धड़कना, कंडक्शन रिड्यूस हो जाएगा हार्ट का। इसमें आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कंट्रोल कर लेगा बॉडी को। आपको पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है? सब कुछ कम हो जाएगा, समझ लो ये आप। फिर स्लीपिंग की वजह से भी हो सकता है ये। सपोज करो आप स्लीप ले रहे हो तो ये सिचुएशन हो सकता है। कोई हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज़ है तो ये ब्रेडिकार्डिया आपको हो सकता है। बीटा ब्लॉकर आपने खाया है तो भी ये ब्रेडिकार्डिया आपको हो सकता है। एंटी एरिथमिया ड्रग खाया है तो भी ब्रेडिकार्डिया आपको हो सकता है। कंडक्शन ब्लॉक की वजह से भी ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। और अगर जो रेस्टिंग पीरियड था यानी कि रिफ्रैक्टरी पीरियड था वो अगर बढ़ चुका है, मतलब इतना छोटा होना चाहिए ना 250 मिली सेकंड, मान लो आपका हार्ट अब 500 मिली सेकंड या फिर 1000 मिली सेकंड रेस्ट कर रहा है तो उसकी वजह से ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। कुछ डिजीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि एंटी एरिथमिक की वजह से होता है या कॉज करता है, जो कह सकते हो आप। फर्स्ट, सुप्रा वेंट्रिकुलर एंटी एरिथमिया, मतलब कि वेंट्रिकुलर के ऊपर वाले पार्ट, मतलब कि क्या कहते हैं, एट्रियल पार्ट में अगर डिजीज़ हो उसके वजह से एरिथमिया आ रहा हो तो उसको हम लोग कहते हैं सुप्रा वेंट्रिकुलर एरिथमिया। तो इसके अंदर दो होते हैं, सपोज करो आर्टेरियल फ्लटर और एक आर्टेरियल फिब्रिलेशन, ठीक है। काइंड ऑफ ये दोनों सेम है पर साथ ही साथ ये दोनों अलग भी है। व्हेन एरिथमिया बिकम इनटू द एट्रियम पार्ट, तो एट्रियल फ्लटर AFI के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, जो अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट होता है जिसको हम अट्रिया के नाम से भी जानते हैं, उनमें जो बीट्स पर मिनट है वो 200 से 350 तक पहुंच जाता है, उसे हम लोग कहते हैं एट्रियल फ्लटर। और अगर यही सिचुएशन ज़्यादा हो जाए वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एट्रियल फिब्रिलेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं 350 से 550 BPM तक पहुंच जाए, यानी कि ये बहुत ज़्यादा होता है बीट्स पर मिनट, तो इज कॉल्ड टैकिकार्डिया। वेंट्रिकुलर एरिथमिया क्या होता है, मतलब कि ऐसा सिचुएशन जहाँ पे एरिथमिया वेंट्रिकुलर पार्ट पे हो, मतलब कि आर्टरी के नीचे जो वेंट्रिकल्स होते हैं वहाँ पे हो, तो उसे हम लोग कहते हैं वेंट्रिकुलर एरिथमिया। इसके अंदर भी दो होते हैं। फर्स्ट, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, सेम इसी की तरह ही है, ठीक है। और वेंट्रिकुलर फ्लटर तो नहीं होता है पर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद होता है जो क्यूटी का फेज़ होता है, ये जो क्यूटी है ना, वो जो क्यूटी का फेज़ है यानी कि रिलैक्सेशन का जो फेज़ है, रिलैक्सेशन का फेज़ है वो इंक्रीज़ हो जाए, यानी कि आपका जो होता है ना लाइक लब डब साउंड कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, तो ये फेज़ होता है रिलैक्सेशन का। अगर ये इंक्रीज़ हो जाए तो यहाँ पे एरिथमिया कॉज हो सकता है आपको, ठीक है। तो ये था आपका कुछ डिजीज़ जो एरिथमिया के अंदर होते हैं, बाकी और भी होते हैं पर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेनली जो होता है वही हमें पढ़ना होता है मैथ कैंप पे। फिर आता है हमारा क्लासिफिकेशन की बात करें, जैसे कि मैंने बता रखा है चार क्लासेज में इसको डिवाइड कर रखा है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। क्लास 1 के अंदर आपका आता है सोडियम चैनल, इसको आप याद कैसे कर सकते हो, देखो क्लास 2 यानी कि क्लास बी, ठीक है, 2 मतलब बी मतलब बीटा ब्लॉकर, ठीक है। और सबसे मेन क्या है, कैल्शियम, तो ये दोनों तो आपको वैसे याद हो जाएंगे, 4 से कैल्शियम, क्लास 2 से बीटा ब्लॉकर, बचे आपके क्या, सोडियम और पोटेशियम, ऐसे याद कर सकते हो आप। बाकी ये रटने वाली चीज़ है, ये तो रटना ही पड़ेगा आपको। ये वैगन विलियम्स एंड सिंह के द्वारा बनाया गया था, 1969 पे क्लासिफिकेशन दिया गया था। तो इसमें क्या है, क्लास फर्स्ट है सोडियम चैनल ब्रोकर है, ये इनको 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है। फर्स्ट है आपका क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, डाई आइसोपायरामाइड फॉस्फेट, ये थे आपके क्लास 1 के। फिर है आपका क्लास 2 डिवाइडेड आपका फेनिटोइन, लिडोकोइन, टोकेनाइड, मैक्सिलिटिन, ये थे आपके 1B के पार्ट। 1C में डिवाइडेड है आपका लोरकेनाइड, ठीक है। फिर क्लास 2 में क्या है, बीटा ब्लॉकर कुछ भी दे सकते हो आप, प्रोपेनोल, इजमोलोल, एटेनोलोल, कार्बिडोलोल, जो भी आप याद होगा आपको बेसिकली। क्लास 3 में आपके क्या है, पोटेशियम चैनल ब्रोकर, जो कि एमियोडेरोन और सोटालोल। क्लास 4 में आपका कैल्शियम चैनल ब्रोकर, जो कि है वेराफामिल, डिल्टीजाम, ठीक है। और भी है नाइट्रोपिन, निकार्डिपिन एंड सो ऑन, ये आपने पढ़ रखा होगा यूनिट 2 पे। तो बेसिकली हमें किस पे ध्यान देना है, मेन थिंग जो क्लास 4 के ड्रग है वो यूनिट 2 पे हमने कवर कर लिया है, क्लास 2 के हैं वो हमने सेमेस्टर 4 में कवर कर लिया था। तो इसमें हमें किस में ध्यान देना है, सिर्फ क्लास 1 और क्लास 3 पे ध्यान देना है, ओके। फर्स्ट, ऑल्सो नोन एज द सोडियम चैनल ब्रोकर, इसको हम लोग सोडियम चैनल ब्रोकर के भी नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो भी सोडियम चैनल होते हैं हमारे हार्ट में, अगर आपने फार्माकोलॉजी यूनिट फर्स्ट देखा है तो उसमें आपने देखा होगा सबसे पहला जो चैनल स्टार्ट होता है वो सोडियम ही होता है, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन अगर होता है। तो सोडियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोडियम के अंदर ये तो सोडियम चैनल हो गया एंट्री करना, तो ये ओपन और क्लोज कैसे होते हैं, इनके अंदर 2 थिंग होते हैं। फर्स्ट इज एच गेट और एक होता है एम गेट। यहाँ पे एम गेट ऊपर नहीं बन रखा है, तो मेन काम है एच गेट का। एच गेट मतलब होता है हॉल्टेड गेट, HALTED, हॉल्टेड गेट। तो इसमें क्या होता है, सोडियम चैनल का अंदर आना
ठीक है, एंट्री करना बंद कर देते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि अगर सोडियम चैनल अंदर आएगा ही नहीं तो जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कैसे करेगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए सोडियम का अंदर आना बहुत ही तो इंपॉर्टेंट है ना। जो तो अगर हम इसको रोक देंगे तो हार्ट तो प्रॉपर वे में रन ही नहीं होगा, और रन नहीं होगा तो हार्ट खराब हो जाएगा। ठीक है, डेथ कर जाएगा। तो ऐसा नहीं है, जो ये फेज़ है ना वो 10 सेकंड के लिए होता है, फिर उसके बाद वापस से वो नॉर्मल हो जाता है, उसके बाद फिर वापस से 10 सेकंड के लिए होता है, फिर वापस से हार्ट नॉर्मल बिहेव करने लग जाता है। तो जो मेडिसिन है वो 10-10 सेकंड के गैप में वर्क करती है, जिसकी वजह से हार्ट काम करता है। और जो सिचुएशन टैकीकार्डिया की थी अब वो नहीं होती है, वो कन्वर्ट हो जाती है ब्रेडिकार्डिया में। अब इसमें भी रिस्क है। इसमें रिस्क क्या है, सपोज टैकीकार्डिया अब कम हो गया है, पर वो अब धीरे धीरे ब्रेडिकार्डिया के वे में भी जा सकता है, और ब्रेडिकार्डिया भी एक डिजीज़ है, और हार्ट पंप नहीं करेगी तो उसकी वजह से भी डेथ हो सकती है। तो बेसिकली दिस ऑल मेडिसिन आर डेंजरस टू, मतलब कि ये जो ड्रग्स हैं वो डेंजरस भी हैं और लाइफ सेविंग भी हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे कंसिडर कर रहे हो। ठीक है, नाउ ड्यू टू इनिबिशन ऑफ द सोडियम चैनल कंसंट्रेशन ऑफ द सोडियम इज डिक्रीज इनसाइड द सेल व्हिच कॉज रिलैक्सेशन। ठीक है, अब क्योंकि सोडियम अंदर नहीं आया है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, अब क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है तो रिलैक्स हो जाएगा आपका हार्ट, जिसको हम लोग रिपोलराइजेशन के नाम से भी जानते हैं। अब क्या होगा, ड्यू टू डिक्रीज इन डिपोलराइजेशन, मतलब कि डिपोलराइजेशन अब नहीं हो रहा है क्योंकि सोडियम अंदर आ ही नहीं रहा है, पहला स्टेप हुआ ही नहीं है, तो विच गिव्स टाइम टू द हार्ट टू द रिलैक्स, तो रिलैक्स होने का टाइम हार्ट को मिलता है। अब क्योंकि रिलैक्स हो रहा है हार्ट तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो ग्राफ में जो बन रहा था कोई भी अलग सा ग्राफ वो अब नहीं बनेगा, जिसको 3 क्लासेस में डिवाइड कर रखा है कैसे कैसे वर्क कर सकता है। बेसिकली पोटेंसी पे डिपेंड करता है। जो क्लास ए है ना वो ज़्यादा देर के लिए काम करता है, क्लास बी कम देर के लिए काम करता है, और क्लास सी शॉर्ट काम करता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, तो क्लास 1 दिस ड्रग ब्लॉक द ओपन स्टेट सोडियम चैनल, तो ये सोडियम चैनल को बंद करता है, क्लास फर्स्ट ड्रग्स। दूसरा विच ऑल्सो डिलेट द चैनल रिकवरी टाइम फेज फ्रॉम 1 to 10 सेकेंड, मतलब 10 सेकंड तक के लिए ये काम करता है। इसका डिलेट का टाइम होता है, मतलब जो बोलता है हार्ट को तुम रिलैक्स कर लो, पर तुम्हें मतलब काम तो करना पड़ेगा हर टाइम पे, पर तुम बीच बीच में 10-10 सेकंड का ब्रेक ले सकते हो। बेसिकली इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। तो हार्ट को 10 सेकंड का ब्रेक का टाइम मिल जाता है कि तुम्हें जब भी मन करे 10 सेकंड का तुम उसी वक्त ब्रेक ले लो। ठीक है ना, ये मेडिसिन काम करता है। ड्यू टू दिस ड्रग्स डिक्रीज कंडक्शन। ठीक है, कंडक्शन मतलब कि जो काम कर रहा है हार्ट उसको वो डिक्रीज करवा देगा, कहेगा भाई अब तुम बूढ़े हो गए हो तो मैं तुम्हें एक ऐसा पास दे रहा हूँ कि तुम काम करोगे। ठीक है, और रिलैक्स ज़्यादा करोगे, और इंक्रीज द रिफ्रैक्टिव पीरियड, मतलब कि रेस्ट तुम ज़्यादा करोगे, जिसकी वजह से ऑटोमेटिसिटी, मतलब कि ऑटोमेटिसिटी क्या होता है, खुद ही धड़कना, ऑटोमेटिक खुद ही रिदम क्रिएट करना। तो हार्ट भी बोलता है ऐसे नोट को कि हमारा जो अब ऑटोमेटिसिटी है, मतलब कि रिदम करेंगे वो भी हम कम करेंगे अब, तो दिस इज कॉल्ड ऑटो रिदमिसिटी। तो बेसिकली क्लास 1 का काम ये होता है। मतलब कि लेमन लैंग्वेज में बताऊँ तो 10 सेकंड का कार्ड मिल गया, इसको आप कभी भी रेस्ट ले सकते हो। साथ ही साथ आपको क्या बोला है कि आपको अब काम कम करना पड़ेगा, मतलब कि ऐसे नोट अब ऑटोमेटिकली कम जनरेट करेगा। अब क्योंकि कम जनरेट कर रहा है कंडक्शन उसको कम करना पड़ेगा, कंडक्शन कम करना पड़ेगा तो रिलैक्सेशन उसको अब ज़्यादा मिलेगा, रिलैक्सेशन ज़्यादा मिलेगा तो रिफ्रैक्टिव पीरियड, मतलब कि उसको रेस्ट करने का पीरियड भी ज़्यादा मिलेगा। तो बेसिकली ये है कॉमन सेंस है। तो इसके ड्रग्स क्या है, इसके ड्रग्स है 3 बेसिकली। फर्स्ट क्विनिडीन, दूसरा प्रोकेनमाइड, तीसरा आइसोपायरामाइड। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इसके नाम पे ही इसके स्ट्रक्चर छुपे हुए हैं। फर्स्ट क्विनिडीन सल्फेट, क्विनिडीन देखो, क्विनिडीन में सबसे पहला वर्ड सुना दे रहा है क्विनिन, इसको हम लोग क्विनिन कहते हैं। ठीक है, क्विनिन। उसके बाद क्या है आपका सल्फेट, सल्फेट हो गया ये बाहर, HSO4 लिखना है बस आपको लास्ट में। ठीक है, अब क्विनिडीन को बनाओगे कैसे, क्विनिडीन ये बना दिया क्विनिन, क्विनिन के पीछे एसिटाइल ग्रुप लगा दो। ठीक है, एसिटाइल के बाद लगा दो आप एक कार्बन, और एक कार्बन को आप एक पायरिडीन ग्रुप से जोड़ दो, और पायरिडीन के अंदर N बना दो। ठीक है, और यहाँ पे 2 कार्बन दे दो। बेसिकली ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, इसको आपको कॉपी में कम से कम 10 टाइम्स बनाना पड़ेगा और ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड क्विनिडीन। ठीक है, इट इज सिंकोना एल्कोलाइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ द सिंकोना, ये सिंकोना से हमें मिलता है। और साथ ही साथ क्विनिन किस में काम आता है, क्विनिन हमारा काम आता है मलेरिया में। ठीक है ना, ये तो कॉमन सेंस है। तो यूजेस क्या है इसका, सुप्रावेंट्रिकुलर और वेंट्रिकुलर एरिथमिया, मतलब कि आर्टेरियल में जितने भी एरिथमिया कंडीशन होंगे वो उसमें काम करेगा, साथ ही साथ मलेरिया को भी ट्रीट करेगा, और फ्लटर और फिब्रिलेशन के जितने भी एरिथमिया जो भी नाम है उनके उसमें ये काम करेगा, और साथ ही साथ री एंट्री नहीं करवाएगा। री एंट्री मतलब जो री एंटर हो रहे थे ना, जो भी हमारा कंडक्शन हो रहा था, जो भी इम्पल्स जनरेट हो रहे थे वो एक पैटर्न में ना जाके, मतलब री एंट्री नहीं करेगी, वो एक जगह पे एक ही इम्पल्स जाएगा हार्ट में, 2 नहीं जाएगा। दिस इज कॉल्ड क्विनिडीन। दूसरा प्रोकेनमाइड, प्रोकेनमाइड भी देखने में बहुत ईजी है। प्रोकेन मतलब देखो, प्रो मतलब पहले, ठीक है ना, प्रोकेन, दिस इज कॉल्ड प्रोकेन, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, प्रोकेन अमाइड हाइड्रोक्लोर। ठीक है, प्रोकेनमाइड। बाकी ये आपने देखा होगा ये अल्कोलॉइड ड्रग होते हैं ना, जो भी आपके एंटीकोलिनर्जिक ड्रग थे उस पर आपको 2 कार्बन देखने को मिलेंगे और अमाइन ग्रुप देखने को मिलेगा, जो कि है हमारा प्राइमरी 1 डिग्री, 2 डिग्री अमीन। एंड the uses and the MOA mechanism of action is same to the quinidine. Third drug is isopyramide. How you can learn is this, it is very easy. The name is diiso, which means 2 iso है, मतलब कि डाई आइसो प्रोपाइल अमाइन के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे, और अमाइड यहाँ पे अमाइड, तो डाई आइसो पायरा अमाइड। ठीक है, डाई आइसो पायरा अमाइड है यहाँ पे। तो इससे कैसे याद हो जाएगा, डाई आइसो बनाना है आपको, ठीक है, और अमाइड बनाना है, और पायरेटीन रिंग बनाना है, तो डाई आइसो पायरेटीन अमाइड, और बाकी सेम इसकी तरह 2 कार्बन से अटैच होंगे। दिस इज कॉल्ड डाई आइसो पायरेटीन अमाइड। इसको आपको 10 बार कॉपी में बनाना पड़ेगा किसी भी पेज में, और ये याद हो जाएगा। एंड
फॉस्फेट तो है ही, H3PO4। अब प्रोकेनामाइड को हम कैसे याद कर सकते हैं? सार, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, इसमें 4 चीज़ें। फर्स्ट हमारा है फिनाइल रिंग, ठीक है। फिनाइल रिंग अगर एसेंशियल है हमारी एक्टिविटी के लिए, और अगर ये रिमूव होगा तो इसका एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा। सेम पायरिडिन इंपॉर्टेंट है, अगर ये डिक्रीज होगा तो इसका एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा। एसेंशियल है ये भी। थर्ड सेम यही है, ये भी एसेंशियल है, पर अगर हम जैसे जैसे इसको रिप्लेस करते हैं तो इसकी लिपोफिलिसिटी क्या होगी इसकी, सम लिपोफिलिक स्ट्रक्चर बट मे डिक्रीज द एक्टिविटी, मतलब कि काम तो करेगा ये, पर जो इसकी एक्टिविटी है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, हमारा जो अमाइड ग्रुप है ये इंपॉर्टेंट है, पर अगर इसको हम लोग सेकेंडरी अमाइड के साथ या फिर नाइट्राइल के साथ रिप्लेस करते हैं तो इसकी जो एक्टिविटी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, पर ये एंटी कन्वंसेंट यानी कि एपिलेप्सी के डिजीज में वर्क कर सकता है। दिस कॉल्ड डाइआइसोपैरामाइड फॉस्फेट्स। इसको हम बना कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। सबसे पहले हम ये बनाएंगे, ये बनाने के लिए हमें ये चीज़ अटैच करना पड़ेगा, फिनाइल एसिटोनाइट्राइल और ब्रोमोपाइरिडिन लेना पड़ेगा, NaNH2 के अंदर डालना पड़ेगा हमें, ठीक है। माइनस HBr रिलीज होगा, सिंपल सी बात, ये रिएक्ट करेंगे, HBr रिलीज होगा और ये कंपाउंड देखने को आपको बन जाएगा, ठीक है। ये जब बन जाएगा तो उसके बाद आपको ये वाला चीज़ अटैच करना है, तो ये वाला चीज़ अटैच कर दिया, बस साथ में यहाँ पे क्लोरीन जोड़ दो, ताकि जो आपका H और Cl है वो रिलीज हो जाए, HCl रिलीज हो जाएगा, सेम NaNH2 के अंदर रिलीज करेंगे तो ये कंपाउंड देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको बस ये अमाइड ग्रुप लगाना है। अमाइड ग्रुप लगाने के लिए आपको पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करवाना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे CN की जगह पे अमाइड ग्रुप लग जाएगा। अब आपको बस क्या है, इसके नाम पे जो फॉस्फेट था वो चाहिए होगा, तो फॉस्फेट लगाने के लिए फॉस्फेट के साथ आप रिएक्ट करवा दो और आपका डाइसोपैरामाइड फॉस्फेट तैयार हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा था ये इसका SAR और सिंथेसिस। फिर अब क्लास 2 के बारे में बात करेंगे हम लोग। ये क्लास 2 क्या होते हैं, ये होते हैं शॉर्ट टाइम, मतलब ये बस 1 सेकंड, मतलब जो इनको जो काट दिया गया है कि आप छुट्टी मतलब कि रेस्ट कर सकते हो, वो कभी भी कर सकते हो, पर 1 सेकंड के लिए कर सकते हो, मतलब लेस देन 1 सेकंड, 1 सेकंड से भी कम टाइम के लिए आप रेस्ट कर सकते हो, पर कभी भी करो आप। तो इस तरह के ड्रग होते हैं, इसलिए वीक होते हैं और जो इनका टाइम होता है वो शॉर्ट होता है, ठीक है ना, शॉर्ट एक्टिंग टाइम होता है इनका। तो ये सेम वही काम करते हैं, सोडियम पे काम करते हैं, और इनका टाइम होता है, रेस्टिंग टाइम होता है एक, तो इनका रिफ्रैक्टिव पीरियड भी कम होता है, मतलब रेस्ट कर सकते हैं ये, पर इनका रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है वो भी कम होता है। साथ ही साथ इनका ये भी जो इनका जो काम है ऑटोमेटिसिटी, मतलब कि इम्पल्स जनरेट करवाना है ऐसे नोट से, तो उनका वो भी बोलते हैं कि आप ये भी काम बहुत कम करो, मतलब डिक्रीज हो जाता है, और ट्रिगर्ड एक्टिविटी भी कम हो जाता है इनका, ठीक है ना। और क्या है, और इनका जो काम करने का टाइम है वो भी शॉर्ट हो जाता है, तो मतलब रिफ्रैक्टिव पीरियड है इनका वो भी कम हो जाता है। सेम है, 4-5 चीज़ आप जान लो, मतलब इनको काम बहुत कम करना है, काम करने की वजह से रेस्टिंग टाइम बढ़ जाएगा, और काम जितने भी हट के वो कम हो जाएंगे। काम जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन, इम्पल्स जनरेशन, ऑटोमेटिसिटी, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन हो गया, और क्या हो सकता है आपका इम्पल्स री एंट्री, ये सब कम हो जाएंगे। और जो अच्छे अच्छे काम है जैसे कि रेस्टिंग पीरियड, रिफ्रैक्टिव पीरियड और री एंट्री, ये सब कम हो जाएगा। तो बेसिकली यही से बना के आपको लिखना है, और इसका जो टाइम पीरियड होगा इसका वो कम होगा पहले के द्वारा। इसके अंदर जो ड्रग आते हैं सेम वही चीज़ें यहाँ पे देखो, बट फॉर शॉर्ट टाइम के लिए करते हैं। यहाँ पर भी जो H गेट मतलब हॉल्टेड गेट है वो बंद हो जाता है, जिसकी वजह से सोडियम एंटर नहीं कर पाते हैं, सोडियम एंटर नहीं कर पाते तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता तो उनका रेस्टिंग टाइम बढ़ जाता है। तो इसके अंदर 4 ड्रग है आपके, बेसिकली ये आपने पढ़ रखे, फेनिटोइन, लिडोकेन, टोकेनमाइड, मैक्सिलिटिन, ठीक है, मैक्सिलिटिन। सिंपल से स्ट्रक्चर है इसके भी। फेनिटोइन देखो यहाँ पे क्या है, फेनी मतलब क्या है, 2 फिनाइल ग्रुप फेनी, और ऊपर जो डाइआइसो पायरिडिन रिंग है शायद ये, ठीक है, आइसोपायरा जो भी रिंग है ये, पर ये समझो 5 का रिंग है ये, तो 2 फिनाइल 5 वाले रिंग के साथ अटैच है, और ONA और कीटोन ग्रुप यहाँ पे जोड़ रखा है। तो बेसिकली यहाँ पे रटने वाली चीज़ है आपको, ये वैसे हमने ये पढ़ा था, हमने सेमेस्टर 3 में फेनिटोइन जब हम क्रिएट कर रहे थे। तो सेम यही काम है इनका, पर ये साथ ही साथ एपिलेप्टिक में भी यूज़ होते हैं, सीजर्स में भी यूज़ होते हैं, और कार्डियक एरिथमिया की सिचुएशन में दिया जाता है। मैकेनिज्म एक्शन क्या है, ये रहा मैकेनिज्म MOA, ठीक है। फिर लिडोकेन का स्ट्रक्चर क्या है, लिडोकेन स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा इजी है, ये तीनों सेम ही है देखा जाए तो, ठीक है। इसमें भी ये लिडोकेन, टोकेनमाइड, मैक्सिलेटिन, इसमें क्या है देखो, सेम ग्रुप यहाँ पे अटैच है, ठीक है ना, डाई मिथाइल फिनाइल जो भी कह सकते हो आप इसको, ये अटैच है। यहाँ पे N ग्रुप यहाँ पे O ग्रुप है बस, ठीक है ना, N ग्रुप O ग्रुप। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल, यहाँ पे बस कार्बोनाइल ग्रुप है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे N है, यहाँ पे N है ही नहीं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे N हट गया है और नीचे वाला पार्ट हट गया है, ठीक है, और बाकी सब सेम है। और यहाँ पे क्या है, N की जगह पे O आ गया है और यहाँ पे O हट गया है, ये है। तो आप ऐसे याद सकते हो, फेनिटोइन, लिडोकेन, टोकेनमाइड, मैक्सिलेटिन, ठीक है। फेनिटोइन अलग से याद करना पड़ेगा, और ये 3 सेम ही है, एक दूसरे में बस डिक्रीज करते जाओगे और ये बढ़ता जाएगा। सारी चीज़ क्या है आपके एपिलेप्सी में यूज़ होते हैं, साथ ही साथ कार्डियक एरिथमिया की सिचुएशन में भी यूज़ करा जाता है, और कुछ लोकल एनेस्थीसिया के भी तौर पे यूज़ करते हैं हम इनको, ठीक है। ये था हमारा 1B की क्लास। अब क्लास 1C मतलब कि ये क्या है, पोटेंट ड्रग है, ये बहुत ही पोटेंट ड्रग है, मतलब थोड़े से ही ड्रग बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, मतलब इनका जो डोज है वो बहुत कम लेना पड़ेगा। इनको अगर 5 mg लेना पड़ता है, इनको सिर्फ 1 mg लेना पड़ेगा, ये है। पर जो इनका जो टाइम है वो थोड़ा सा कम है, और ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग है। तो पहले वाला 10 सेकंड तक था, ये है मोर देन 10 सेकंड। इनका काम भी ये ज़्यादा करते हैं, थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए काम करते हैं। तो ये क्या है, लॉन्गेस्ट चैनल रिकवरी टाइम, मतलब इनको जो रेस्ट करने का टाइम मिलता है वो बहुत ज़्यादा मिलता है, मतलब 10 सेकंड से भी ज़्यादा मिलता है, यानी कि 15 या 20 सेकंड। सो इट इज़ द मोस्ट पोटेंट सोडियम चैनल ब्रोकर, ठीक है ना। सेम वही मोड ऑफ एक्शन है, ठीक है ना। इसका एग्जांपल है लोकेनाइड, ये लोकेनाइड है, ठीक है ना। क्योंकि ये पोटेंट ड्रग है इसलिए इसको हम लोग ओरल या फिर पेरेंटल या फिर मतलब लिक्विड स्टेट में दिया जाता है, यानी कि पिया जाता है। तो ये क्या है, लॉर्केनाइड को आप कैसे याद कर सकते हो, ये थोड़ा सा हार्ड है, ये आपको खुद याद करना पड़ेगा।
लोअर कैनाइट, इसको हम लोग वेंट्रिकुलर सुप्रा वेंट्रिकुलर एरिथमिया में यूज़ करते हैं, हार्ट कंडक्शन और रिदम कंट्रोल करने के लिए करते हैं। अब बेसिकली क्या है 1A 1B 1C यहाँ ग्राफ देखने को मिलता है। यहाँ पे जो सेम चीज़ था ना वो हर चीज़ को थोड़ा डिले कर देता है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन को भी डिले करता है, रिलैक्सेशन को भी डिले करता है 1A वाला ड्रग। 1B वाला ड्रग क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन को डिले नहीं करता है, रिलैक्सेशन को डिले कर देता है। और 1C वाला ड्रग क्या करता है, कॉन्स्ट्रक्शन का टाइम बढ़ा देता है, ठीक है ना, मतलब ये ब्रैडिकार्डिया में यूज़ होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन का टाइम बढ़ा देता है, मतलब धीरे 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 कॉन्ट्रैक्ट करेगा पर रिलैक्स बहुत जल्दी कर जाएगा। तो ये था हमारा 1C वाले ड्रग, ठीक है। तो वापस से मैंने कोलोजी के नोट्स यहाँ पे लगा दिए हैं। क्लास 1 ड्रग सोडियम चैनल ब्रोकर जो है वो क्या करता है, सेम यहाँ पे लिख रखा है सब कुछ। जो ऑटोमेसिटी है वो कम कर देता है, रेस्टिंग रिफ्रैक्टिव पीरियड कम कर देता है, ठीक है ना, मतलब बढ़ा देता है जो भी है। डिपोलराइजेशन का टाइम कम कर देता है, थ्रेशोल्ड बढ़ा देता है, कंडक्शन डिक्रीज कर देता है और एक्शन पोटेंशियल को लंबा कर देता है और री एंट्री को एबॉलिश कर देता है, हटा देता है। ये 1A के ड्रग करते हैं। 1B के ड्रग क्या करते हैं, परकंजी, यहाँ भी ये कहाँ पे काम करते हैं, परकंजी फाइबर पे काम करते हैं और एबनॉर्मल ट्रिकल की एक्टिविटी को कम कर देते हैं, फोर्थ फेज को ये लोग स्टॉप कर देते हैं, एक्साइटेबिलिटी थ्रेशोल्ड को बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, थ्रेशोल्ड वैल्यू है ये, उसको बढ़ा देते हैं। नो चेंज इन ड्यूरेशन ऑफ एपी, एक्शन पोटेंशियल पे कोई भी चेंज नहीं आता है इनका, याद रखना, मतलब जैसा ग्राफ बन रहा है वैसे ही ग्राफ बनेगा। एबॉलिश री एंट्री इन द वेंट्रिकल पे एबॉलिश करवा देते हैं। तो मेन चीज़ याद करने वाला इसमें क्या था, ये कहाँ काम कर रहा है, ऐसे नोट पे काम कर रहा है, पर ये कहाँ काम कर रहा है, परकंजी फाइबर पे काम कर रहा है। और ये कहाँ पे करेंगे, बंडल ऑफ हिस पे काम करते हैं ज़्यादातर ये 1C वाले ड्रग, ठीक है ना, सेम वही चीज़ है, बस इसको ओरल यूज़ करा जाता है ज़्यादातर। बीटा ब्लॉकर क्या है, सेम वही चीज़ है। बीटा ब्लॉकर क्या करता है, आपके जो हार्ट में बीटा रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ जाके काम करता है और क्या करता है, आपका फायरिंग रेट, फेज 4 इन सबको कम कर देता है। ऑटोनिसिटी मतलब जो काम कर रहा है हार्ट इंपल्स जनरेट कर रहा है उसको भी कम करवा देता है। और साथ ही साथ पर ये जो काम है इनका, दे डोंट हैव एनी इफेक्ट ऑन एक्साइटेबिलिटी, मतलब एक्साइट जो कर रही हैं उन पे कोई भी रोल नहीं डालता है। साथ ही साथ जो कंडक्टिविटी वेलोसिटी ऑफ द एवी नोड उसको भी कम कर देता है, ठीक है ना। तो दे डिक्रीज द रिफ्रैक्टिव पीरियड, मतलब कि रेस्टिंग पीरियड को कम कर देता है। दे डोंट अल्टर द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल को ये कुछ भी नहीं बिगाड़ता है, ठीक है ना, एक्शन पोटेंशियल जैसा बन रहा है वैसा ही बनेगा। एबॉलिश ऑफ री एंट्री ऑफ एरिथमिया, मतलब री एंट्रेंस ऑफ द इंपल्स उसको भी ये लोग कम कर देते हैं। अब कुछ एग्जांपल है, मतलब कि खास करके इसमें तो नहीं बता रखा है पर एस्मोलोल आप जरूर याद करना। एस्मोलोल क्या, इसका टाइम होता है 10 मिनट का, ठीक है ना, जो हाफ लाइफ है उसका 10 मिनट है, मतलब कि फुल लाइफ क्या होगा इसका 20 मिनट के अराउंड होता है। ये अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग होता है पर बहुत अच्छा काम करता है। और बीटा 1 रिसेप्टर है, ये एकदम सेलेक्टिव बीटा 1 रिसेप्टर है। सेलेक्टिव बीटा 1 कहाँ है, जो कि सिर्फ हार्ट पे काम करेंगे, पर नॉन सेलेक्टिव हार्ट में भी काम करते हैं और आपके फेफड़ों में भी काम करते हैं, ठीक है ना। ये ज़्यादातर कहाँ यूज़ होता है, सुप्रावेंट्रिकुलर एरिथमिया और आर्टरियल फिब्रिलेशन फ्लटर एरिथमिया, जो कि हमने पढ़ा है, कॉमन से नाम है ये। और यूजुअली ये ज़्यादातर कब एस्मोलोल कब दिया जाता है, ठीक है ना, एस्मोलोल तब दिया जाता है जब किसी भी पेशेंट का सर्जरी होने वाला होता है, जब वो जा रहा होता है आईसीयू में, तब इसको दिया जाता है ज़्यादातर सिचुएशंस में। दिस कॉल्ड इस्मोलोल, ठीक है ना, बीटा ब्लॉकर, ये आप खुद बना के लिख सकते हो। अब बीटा ब्लॉकर क्या ब्लॉक करते हैं, बेसिकली ये कुछ ब्लॉक नहीं करते। बीटा ब्लॉकर सोडियम पे ही काम करते हैं, ठीक है ना, बीटा ब्लॉकर आपके सोडियम पे ही काम करते हैं। सॉरी, जो बीटा ब्लॉकर है वो आपके बीटा रिसेप्टर्स पे वर्क करते हैं और साथ ही साथ अल्फा ब्लॉकर जो भी हैं आपके वो भी सेम है। पर बीटा ब्लॉकर क्या करते हैं, सीएमपी को कम करवाते हैं, सीएमपी कम होगा तो रेट ऑफ फोर्स कम होगा और साथ ही साथ जो हार्ट का काम है वो भी कम होगा। और अल्फा रिसेप्टर क्या करवा रहे थे, आपके IP3 DAG पाथ को कम करवा रहे थे और यहाँ पे वेसोडाइलेशन करवा रहे थे, ठीक है ना। तो ऐसे याद कर सकते हो आप, ये था आपका बीटा रिसेप्टर जो कि सीएमपी को कम करता है, ठीक है, ये आपका बीटा ब्लॉकर हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्लास 3 क्या था, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। ये क्या करेंगे, ये इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उनको उसमें कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा है, पर जो रिलैक्सेशन फेज है उसको वो बढ़ा दे रहा है, मतलब रेस्टिंग टाइम इसका बढ़ा दे रहा है। तो सिंपल सी बात क्या है, पोटेशियम चैनल कहाँ पे काम आते हैं, पोटेशियम चैनल जब सब कुछ खत्म हो जाता है, जब रिलैक्स करने वाला होता है हार्ट, तो पोटेशियम चैनल बाहर की तरफ जा रहे होते हैं, ये आपको याद होगा अगर। तो ये लोग इसको ब्लॉक करवा दिया, क्योंकि ब्लॉक करवा देते हैं तो दीज आर दोज ड्रग विच ब्लॉक द पोटेशियम चैनल, ठीक है। और इसका पोटेशियम का बाहर जाना बंद करवा देते हैं। पोटेशियम बाहर नहीं जाएगा तो अंदर पॉजिटिव चार्ज रहेगी, अंदर पॉजिटिव चार्ज रहेगी तो रिपोलराइजेशन का जो फेज जो ग्राफ है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। इट इज प्रोलॉन्ग इफेक्ट रिफ्रैक्टिव पीरियड, मतलब रिफ्रैक्टिव द रेस्टिंग टाइम को बढ़ा देते हैं हार्ट का, ठीक है ना। जिसकी वजह से जो क्यूटी का लेवल है वो आपको लंबा देखने को मिलता है, जो क्यूटी का लेवल आता है ना, ऐसे ये क्यूटी का लेवल आपको बड़ा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सेम वही चीज़ दे रखा है। इसके अंदर कितने ड्रग है, 2 ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है, एमियाडायरोन और सोटालोल। एमियाडायरोन और सोटालोल, इसके स्ट्रक्चर थोड़े से आधे ही आपको हार्ट याद करने पड़ेंगे खुद ही। सेम वही नाम है, ये वैसोडाइलेशन करवाते हैं, सिंपल सी बात है, अल्फा से जुड़े पड़े हैं, ठीक है, अल्फा रिसेप्टर से थोड़ा काम लिंक है इनका, इसलिए अभी मैंने बताया IP3 और DAG पाथवे फॉलो करते हैं और वैसोडाइलेशन करवाते हैं, ठीक है ना। अब ये एमिडायरोन सोटालोल है, ये बहुत ही पॉपुलर ड्रग है, इसलिए इसको याद करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका स्ट्रक्चर याद कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। सोटालोल का कैसे याद कर सकते हो, सोटालोल ऐसे स्टार्ट है तो ऐसे ही स्टार्ट है इसका भी बेसिकली, और इसको बाकी आपको रखना पड़ेगा बेसिकली, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो इसका क्या है, इनका कुछ काम होता है, सोटालोल है बेसिकली बीटा ब्लॉकर का भी काम करता है, साथ साथ एरिथमिया का भी काम करता है, और कार्डियक एरिथमिया, हाइपरटेंशन, एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, री एंट्री ऑफ द आर्टरियल फ्लटर, तो इनमें भी काम करता है। और कुछ बच गए आपके क्लास 3 यानी कि पोटेशियम ब्लॉकर, ये रहा पोटेशियम ब्लॉकर, इसके बारे में भी थोड़ा सा मैंने लिख रखा है डिटेल में, यहाँ से आप पढ़ सकते हो। और लास्ट आपका जो क्लास बच गया क्लास 4 विच इज़ कैल्शियम चैनल ब्रोकर। तो कैल्शियम चैनल क्या काम करता है, आपका रिपोलराइजेशन में काम करते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें ना, कॉन्ट्रैक्शन साथ ही साथ रिपोलराइजेशन, तो दोनों पे ये वर्क करेंगे। तो ये ज़्यादातर किस पे काम करते हैं, एल टाइप ऑफ द कैल्शियम चैनल, जो कि हमारे कंडक्शन सेल जो होते हैं, हार्ट के सेल्स होते हैं ना, उस पे होते हैं एल टाइप के सेल। तो ये ऐसे नोट और AV नोट पे भी वर्क करते हैं, क्योंकि इम्पल्स जनरेटर है वहाँ पर भी एल टाइप का कैल्शियम चैनल होता है। फ्रीक्वेंसी को ये कम करवाते हैं, AV नोट की कंडक्शन को कम करवाते हैं और रिफ्रैक्टिव पीरियड बढ़ाते हैं और डिपोलराइजेशन को ये डिलेट करते हैं, मतलब ये रेस्टिंग टाइम इसका
बढ़ जाता है, बेसिकली यही बात है। तो इसमें भी होता है एक एच गेट मतलब हॉल्टेड गेट, तो वो बंद हो जाता है। बंद हो जाएगा तो कैल्शियम एंट्री नहीं करेंगे, अगर खुला रहेगा तो कैल्शियम एंट्री करेंगे। पर अगर आपने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर खाया है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये खुला है या बंद है, वो सबको ही बंद कर देगा। तो ये था आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। फिर उसके बाद आपका स्टार्ट होता है चैप्टर 3 यूनिट 2 एंटी हाइपर लिपिडमिक एजेंट्स। इसमें क्या होता है, जो हाइपर लिपिड्स होते हैं मतलब लिपिड्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, उसको हम लोग कैसे कम कर सकते हैं या हटा सकते हैं बॉडी के अंदर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है लिपिड, क्योंकि वो आपकी नसों में जम जाता है ना, तो एम्बोलिज्म क्रिएट कर देते हैं। एम्बोलिज्म अगर क्रिएट हो गया है आपके, जैसे कि एम्बोलिज्म हो गया हार्ट में, तो ब्लड पास ही नहीं हो पाएगा, और ब्लड पास नहीं होगा तो बॉडी को ब्लड नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, और आपका जो ऑर्गन है वो डेथ हो जाएगा। खासकर आपका हार्ट सबसे पहले डेथ करेगा। तो इसके अंदर होते हैं आपके 4 क्लास के ड्रग। तो हम यहाँ पे ड्रग ही 4 है, बेसिकली यहाँ पे जो ड्रग है ड्रग ही 4 है, पर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि हमें इसको कॉलेज में भी पढ़ना है। तो इसमें क्या है, फर्स्ट है आपका एचएमजी कोएंजाइम रिडक्टेज इनिबिटर। एचएमजी कोएंजाइम रिडक्टेज होता है आपका लीवर में, ठीक है ना, लीवर में होता है, पर उसको हम इनिबिट करेंगे क्योंकि ये इनिबिट हो जाएंगे ना। इसके अंदर आते हैं लोवास्टेटिन, प्रवास्टेटिन, सिन्वास्टेटिन, अतोर्वास्टेटिन, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ये लोवास्टेटिन याद करना है आपको बस। पर इसमें क्या है कि अगर कोलेस्ट्रॉल बना, ठीक है ना, रिडक्टेज होकर कोलेस्ट्रॉल, मेल्वोनिक एसिड एंड आगे जो भी बन रहा है, तो वही चीज़ बंद हो जाएगा, ठीक है, कन्वर्ट ही नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट ही नहीं करेगा लीवर, तो हमें कोलेस्ट्रॉल ब्लड में देखने को ही नहीं मिलेगा। दूसरा फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स, ये करते हैं आपका फिब्रिक बनाते हैं, फिब्रिन्स बनाते हैं, जैसे कि आपका क्या है क्लोफिब्रेट, यहाँ पे देख सकते हो आप क्लोफिब्रेट, फेनोफिब्रेट, जैम्बिफिगिल, ठीक है, जैम्बिफिगिल, तो आपको ये याद करना पड़ेगा। फिर आपका बाइल एसिड डेरिवेट, बाइल एसिड रेजिन्स या फिर बाइल एसिड सीक्वेसेंट जो भी कहते हैं आप इसको, ये क्या करवाते हैं आपका जो कोलेस्ट्रॉल का रीएब्जॉर्प्शन, मतलब कि जो लीवर से जाता है ब्लड में फिर वापस से वो लीवर में जाता है रीएब्जॉर्ब होकर, तो वो चीज़ बंद करवा देंगे, क्योंकि रीएब्जॉर्ब बंद हो गया है तो वो डायरेक्ट लीवर से जाएगा इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन में फीसेस पूप के थ्रू आपका बाहर निकल जाएगा। इससे फ़ायदा क्या है, इससे फ़ायदा ये है कि जो कोलेस्ट्रॉल था वो बाहर निकल गया, सॉरी बाइल एसिड था वो बाहर निकल गया, वो वापस लीवर में गया ही नहीं। अब क्योंकि वो वापस गया नहीं तो वो नया कोलेस्ट्रॉल को बाइल एसिड बनाएगा। अब क्योंकि वो नया कोलेस्ट्रॉल को यूज़ कर रहा है तो आपके खींच ही रहा है ना, जितने भी आपकी बॉडी में स्टोर है कोलेस्ट्रॉल उनको खींच रहा है और उसको यूज़ करके बाहर फेंक रहा है, खींच रहा है यूज़ करके बाहर फेंक रहा है, तो इसलिए रीएब्जॉर्प्शन नहीं होने देते बॉडी से। तो इसके क्या है, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रामीन, सिंपल सा नाम है, कोलेस्ट्रॉल से जुड़ा हुआ ये नाम। फिर बाकी के जो 4, 5, 6 ड्रग्स है ना, वो आपका क्या करते हैं, निकोटिन, ये एब्जॉर्प्शन को ही रोक देते हैं, मतलब पेट में आप खाओगे ना कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें तो एब्जॉर्ब ही नहीं करेंगे, क्योंकि एब्जॉर्ब ही नहीं करेंगे तो स्टोर ही नहीं होंगे बॉडी के अंदर। तो निकोटिनिक एसिड मतलब नियासिन, विटामिन B3 के नाम से भी हम लोग जानते हैं। फिर कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनिबिटर यानी कि इजिटामिब, और एक नया ड्रग लॉन्च हुआ है, ठीक है, FDA के द्वारा, जिसका नाम है, एक सेकेंड, इनक्लिसरीन, ठीक है, उसका नाम है इनक्लिसरीन, ठीक है, इनक्लिसरीन नाम है एक नए ड्रग का, वो बॉडी के अंदर स्टोर ही नहीं करता है कोलेस्ट्रॉल को, ठीक है। फिर आपका मिसलिनियस यानी कि फिश ऑयल आप लेते हो अगर अपने डाइट में, ठीक है ना, सी फूड वगैरह खाते हो तो आपको कोलेस्ट्रॉल के थोड़े से कम देखने को मिलते हैं केसेस, जिसके अंदर टूफा ऑयल होता है। बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर एक अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसको हम लोग हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, हाई डेंसिटी लिपोफिलिक कोलेस्ट्रॉल, तो ये स्टोर ही नहीं होता है, बेकार ही नहीं होता है, क्लॉट ही नहीं करता है हमारे बॉडी के अंदर। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। दिस आर दोस टाइप ऑफ ड्रग विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरलिपिडेमिया, के ट्रीटमेंट में यूज होता है। इसको हम लोग किस नाम से भी जानते हैं, LLA यानी कि लिपिड लोअरिंग एजेंट, मतलब लिपिड को कम करने वाले एजेंट्स के भी नाम से जानते हैं, हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स के भी नाम से जानते हैं। हाइपरलिपिडेमिक क्या होता है, ये एक सिचुएशन होता है जब बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा लिपिड्स जमना स्टार्ट हो जाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे किस तरह के लिपिड्स। हाइपरलिपिडेमिया इज अ कंडीशन इन विच द प्लाज्मा लेवल ऑफ द लिपिड इज इवलेटेड, मतलब कि बढ़ जाता है, ठीक है ना। और अब जो लिपिड्स हैं हमारे बॉडी के अंदर उसको हम लोग लिपिड नहीं कहते, उसको हम लोग कहते हैं लिपोप्रोटीन। क्यों कहते हैं लिपोप्रोटीन, क्योंकि जो लिपोप्रोटीन है ना, हमारे बॉडी के अंदर जो लिपिड्स हैं वो प्रोटीन के फॉर्म के साथ, मतलब प्रोटीन और लिपिड मिल जाएंगे तो उसको हम लोग कहेंगे लिपोप्रोटीन। वो इस फॉर्म में होते हैं, ये रहा लिपोप्रोटीन, आप देख सकते हो लिपोप्रोटीन के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। लिपोप्रोटीन ऐसा दिखता है, तो देखो ये बनता कैसे है, बाहर जो लेयर होगा वो होगा फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, क्या होगा, फॉस्फोलिपिड्स, मतलब एक तरह का ये लिपिड ही है, लिपिड हो गया। आप देखो इसके अंदर स्टोर होता है ट्राइग्लिसराइड, TG के नाम से जानते हैं, प्रोटीन स्टोर होता है और फ्री कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर होता है। तो ये चीज़ आप रट लो एक बार, ठीक है ना, उसके बाद आप पॉज कर लो और रट लो। अब लिपोप्रोटीन के नाम से ये हमारे बॉडी में ट्रैवल करता है, मतलब ब्लड के थ्रू। नाउ हाइपरलिपिडेमिक कॉज आर्थेरोस्क्लेरोटिक विच फर्दर कॉज हार्ट अटैक, स्ट्रोक एंड मेनी अदर हार्ट डिजीज, ठीक है। मतलब इसका तो यही होता है, जैसे ये नस है ना, सपोज करो ये नस है और यहाँ पे जमना स्टार्ट हो जाएगा लिपिड्स को आर्थेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपका हार्ट अटैक कॉज कर सकता है, स्ट्रोक कॉज कर सकता है, और हार्ट के बहुत सारे डिजीज है जो ये करता है। क्यों होते हैं ये कॉजेज, क्या है, सपोज करो आप ओवर वेट हो, इसकी वजह से चांसेस बढ़ जाते हैं, आप मोटे हो तो उसकी वजह से चांस बढ़ जाते हैं, मतलब कि ओबेसिटी, स्मोकिंग करते हुए स्ट्रेस लेते हो उसकी वजह से चांस बढ़ जाते हैं, डाइट आपकी अच्छी नहीं है, कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ ज़्यादा खाते हो तो उसकी वजह से हो सकते हैं, और
स्ट्रेस रहते हो तो उसकी वजह से भी होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे आपके जो नसों में होगा जमना स्टार्ट हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल। अब कोरोनरी आर्टरी डिजीज मतलब ऐसे नसें, मतलब हार्ट के भी खुद के नस जो होते हैं, जो हार्ट को ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई करते हैं, उसको हम लोग कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। अब वहाँ पे जमना हो जाएगा लिपिड, तो अच्छे से ऑक्सीजन न्यूट्रिशन ब्लड नहीं पहुँच पाएगा हार्ट को, क्योंकि हार्ट को नहीं पहुँच पा रहा है तो वो स्ट्रोक हो जाएगा या फिर हार्ट डिजीज मतलब कि डेथ कर जाएगा। तो इस तरह से आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, अंजाइना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, CHF होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हाइपरटेंशन होने के चांसेस बन जाते हैं, जिनमें होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लिपिड्स क्या होता है? दे आर द इंपॉर्टेंट ऑफ द बॉडी, नाउ दीज आर प्रेजेंट इन द बॉडी इन द फॉर्म, इन दिस फॉर्म। हमारे बॉडी को एनर्जी के लिए मतलब एसिटाइल कोएंजाइम ए की जरूरत होती है हर चीज़ बनाने के लिए। एनर्जी मतलब सपोज करो कि एनर्जी के लिए ये चाहिए, लिपिड चाहिए, और ये किस फॉर्म में होते हैं? हमारे ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में होते हैं, 3 फॉर्म में होते हैं, ये भी आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो लिपिड जो है हमारे बॉडी में 3 तरह के फॉर्म में होते हैं। फर्स्ट है कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में होता है, ठीक है ना। कोलेस्ट्रॉल क्या काम करता है? हमारे लीवर में जाता है, बाइल एसिड बनाता है, और बाइल एसिड हमारे एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन और जितने भी हार्मोन्स वगैरह उनको बनाने में काम करता है बाइल एसिड, ठीक है ना। दूसरा ट्राइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड जो है ना हमारे बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्राइग्लिसराइड किससे मिलकर बने होते हैं? ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड, अगर आपने पढ़ा हो, ठीक है, ऐसा बना होता है, ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड होते हैं, ठीक है ना, ये होते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। तो ये क्या काम करता है? इंस्टेंट एनर्जी बॉडी देता है, मतलब बॉडी को कुछ भी काम करना है तो जल्दी जल्दी ट्राइग्लिसराइड तोड़िए और हमारी बॉडी को एनर्जी मिल जाएगा, तो ट्राइग्लिसराइड ये काम करते हैं। फिर आता है आपका फॉस्फोलिपिड, इस नाम से सुना हुआ है, फॉस्फोलिपिड हमारे सेल के जो ऊपर वाला लेयर होता है ना, सेल मेम्ब्रेन, वहाँ पे फॉस्फोलिपिड्स का बहुत काम होता है। तो ये था हमारा 3 तरह की चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में, इसलिए लिपिड्स 3 तरह के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो और ये एक गुच्छा बन के ट्रैवल करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं लिपोप्रोटीन। तो नाउ दिस लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन द ब्लड, क्योंकि ये ब्लड में इनसॉल्युबल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये ट्रांसफर होते हैं ब्लड के द्वारा डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, बेसिकली लिवर एंड बहुत सारे बॉडी पार्ट्स में। तो ये इस फॉर्म में ट्रैवल करते हैं, और मतलब ऐसा मतलब कि गाड़ी है लिपोप्रोटीन, ठीक है। जो गाड़ी बनी हुई है वो फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई है, सिंपल सी बात है, हर सेल फॉस्फोलिपिड्स का बना हुआ है, और उसके अंदर 3 पैसेंजर बैठे हुए हैं जो मेन है, ट्राइग्लिसराइड्स, प्रोटीन और फ्री कोलेस्ट्रॉल, ठीक है ना। तो लिपोप्रोटीन अगर जब टूटता है, जो लिपोप्रोटीन है वो टूटेगा, तो उसके अंदर आपको ज़्यादातर क्या देखने को मिलेंगे? प्रोटीन का तो कोई काम नहीं है, मतलब प्रोटीन का काम है वो अलग चीज़ पे काम है, प्रोटीन यूज हो जाते हैं। तो ज़्यादातर लिपोप्रोटीन के अंदर आपको देखने को मिलेगा ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। बेसिकली कोलेस्ट्रॉल कम देखने को मिलता है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा देखने को मिलता है। विच बाइंड नॉन कोवालेंट विथ प्रोटीन के साथ ये लोग बाइंड अप होते हैं। नाउ दिस लिपोप्रोटीन फर्दर डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स। अब जो ये जो लिपोप्रोटीन है इसको हम लोग 4 डिवाइड कर सकते हैं। काइलोमाइक्रोन, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, VLDL के नाम से जानते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन LDL के नाम से जानते हैं, और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन HDL के नाम से जानते हैं। काइलोमाइक्रोन ठीक है ना, पर जो VLDL है ना वो खतरनाक है, और VLDL से ही LDL बनता है, एक एंजाइम होता है उसके थ्रू, तो ये भी खतरनाक है। पर जो अच्छा है ना वो है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये इन सबको मारने का काम करता है, ये समझ लो। तो हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे। काइलोमाइक्रोन क्या होते हैं? ये हमारे गट में प्रोड्यूस होते हैं, मतलब हम कुछ खाते हैं तो वहाँ पे बनता है। अब क्योंकि ये हमारे जो खाते हैं ना, जो भी लिपिड्स हम लोग खाते हैं, वहाँ से काइलोमाइक्रोन हमें मिलता है, और इसके अंदर ज़्यादातर क्या होते हैं? ट्राइग्लिसराइड और कम अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल होते हैं, ठीक है ना। अब देख लो क्या है इसके अंदर, ट्राइग्लिसराइड है और कोलेस्ट्रॉल है, और कोलेस्ट्रॉल कम अमाउंट में, ठीक है। तो काइलोमाइक्रोन इतना बुरा नहीं है। तो इसका फंक्शन क्या होता है? इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करना हर एक बॉडी पार्ट को, ठीक है ना, ये काइलोमाइक्रोन का काम होता है। तो ये ठीक है, ये लोग शांतिपूर्वक ब्लड के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं। अब क्या है, जो VLDL होता है लिपोप्रोटीन, ये कहाँ बनता है? आपके लीवर में बनता है। लीवर इन्हीं से ही बनता है एक तरह से देखा जाए, पर उसको हम लोग कभी बाद में पढ़ेंगे। तो VLDL क्या बना? लीवर में बना। अब लीवर में बनने के बाद इनके अंदर क्या होता है? सेम वही होगा, ये लोग ब्लड में जाएंगे, पर ये इनके अंदर क्या होता है? मतलब इसके अंदर जो पैसेंजर्स है वो क्या है? इनके अंदर जो पैसेंजर्स है वो है ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल। पर यहाँ पे जो कोलेस्ट्रॉल है वो इसके मुकाबले ज़्यादा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये अगर इतना बड़ा गुच्छा है, ये अगर इतना बड़ा गुच्छा है तो ये इतना बड़ा गुच्छा है, और इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। तो इनका फंक्शन क्या होता है? जितने भी डिलीवर एनर्जी रिच ट्राइग्लिसराइड टू द बॉडी, मतलब ट्राइग्लिसराइड तो अच्छा है, इंस्टेंट काम के लिए वो जा रहा है, पर जो कोलेस्ट्रॉल है वो कहीं यूज़ नहीं हो रहा है ना। तो इनका काम तो ये है VLDL का, एनर्जी के लिए। पर जो अब जो ये VLDL क्या है, वो जो हमारे ब्लड में जो है ना एक एंजाइम होता है, जिसका नाम अभी आगे बताऊंगा। तो ये क्या करता है? इनटू द ब्लड स्ट्रीम दैट टाइम ट्राइग्लिसराइड्स आर रिमूव फ्रॉम VLDL। मतलब क्या है? जो वो ट्रैवल कर रहे होते हैं तो VLDL के अंदर जो ट्राइग्लिसराइड थे ना, मतलब अच्छे थे जो, वो हट जाते हैं। अब सिर्फ उसके अंदर फिर क्या बचेगा? सिर्फ उसके अंदर बचेगा कोलेस्ट्रॉल, ठीक है ना। तो ये एंजाइम एक होता है, एंजाइम है जैसे कि ये है, ठीक है, इसके अंदर दोनों ही है, ट्राइग्लिसराइड भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है। तो एक एंजाइम ब्लड के अंदर होता है, तो वो उस पर एक्ट करता है, उसका नाम क्या है? LPL, लिपोप्रोटीन लाइपेज, ठीक है ना, मतलब प्रोटीन को लाइपेज करना, हटाना, ठीक है। मतलब तो ये इस पे काम करते हैं, TG पे, और TG को ये लोग खत्म कर देते हैं, मार देते हैं, ठीक है। अब क्योंकि मार दिया तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा? कोलेस्ट्रॉल। तो इस वाले मतलब ऐसा ट्रेन जिसमें TG नहीं है, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल, उसको हम लोग कहते हैं LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसमें क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, और TG तो होता ही नहीं है, मतलब ट्राइग्लिसराइड तो होता ही नहीं है इसके अंदर, इसलिए ये खतरनाक होते हैं बॉडी के अंदर। क्योंकि अकेले फॉर्म में जो कोलेस्ट्रॉल है वो खतरनाक है। वो कैसे खतरनाक है? मान लो ये जो ब्लड है उसकी नसें हैं, ब्लड की नसें, ब्लड वीन है, तो यहाँ पे VLDL है, ये सब है, ये लोग छोटे छोटे गोल गोल के फॉर्म में, वो लोग इजीली एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। पर जो LDL है ना, उसमें सिर्फ कोलेस्ट्रॉल है, और कोलेस्ट्रॉल हमेशा जम जाता है, ठीक है। अब क्योंकि ये जम जाएगा ना तो नस ब्लॉक हो जाएगा, नस ब्लॉक होने की वजह से बीमारियाँ होती है, तो ये इसलिए खतरनाक होता है। तो इसका फंक्शन क्या होता है? डिलीवर कोलेस्ट्रॉल टू द सेल थ्रू आउट द बॉडी। काम तो इसका भी है, क्योंकि बिना काम के तो कुछ है ही नहीं हमारी बॉडी में। इनका भी काम है कोलेस्ट्रॉल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना बॉडी पार्ट्स में, पर ये बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो मोस्ट LDL इज टेकन अप द लीवर। ज़्यादातर LDL कहाँ चला जाता है? लीवर में चला जाता है, ताकि बाइल एसिड उससे बनाया जा सके, बिकॉज LDL कंटेन कोलेस्ट्रॉल विच यूज इन द सिंथेसिस ऑफ द बाइल एसिड एंड स्टेरॉइड, सेम चीज़ है।
तो इसमें क्या है, बाइल एसिड बन जाएगा, ठीक है, ये भी बुरा नहीं है, पर जम जाता है ना वो ब्लड के अंदर, ब्लड वीन के अंदर, वो खतरनाक है। फिर एचडीएल का काम क्या है, ये ज़्यादातर स्मॉल इंटेस्टाइन में बनते हैं, ठीक है ना, और लीवर में भी बनते हैं। मोस्ट कंपोज इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर तीनों चीज़ होती है, फॉस्फोलिपिड भी होता है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, प्रोटीन भी होता है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है। तो फंक्शन क्या होता है, ये जो कोलेस्ट्रॉल जो जम गए ना हमारे नसों में, जो जम गए कोलेस्ट्रॉल, बेकार कोलेस्ट्रॉल जो जम गए, वो एचडीएल लेता है भाई, यहाँ पे आता है, उनको कंधे पे उठाता है और इनको कहाँ पहुँचा देता है, हमारे लीवर पे पहुँचा देता है। तो ये इसलिए अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, कुछ बुरा काम नहीं कर रहे, ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। इस वजह से इसको गुड प्रोटीन कहा जाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, ठीक है ना। तो कोलेस्ट्रॉल को ये लोग लीवर या फिर अलग अलग सेल पे पहुँचाने का काम कर रहे हैं, इसलिए इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और एलडीएल को हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। तो हाइपरलिपिडीमिया क्या होता है ना, हाइपरलिपिडीमिया अकर्स व्हेन एलडीएल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और ये जमना स्टार्ट कर देते हैं हमारे आर्टरीज़ में, और ये जिसकी वजह से प्लेग का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि प्लेग का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें अलग अलग हार्ट की डिजीज़ होने स्टार्ट हो जाती है। अब क्योंकि इसके वजह से एलडीएल रेफर्ड एज, हम इसको बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जानते हैं, पर जो एचडीएल है वो ये जो जमना स्टार्ट हो गया था ना, इसको धीरे धीरे करके हटाते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये हो कैसे रहेगा, वीएलडीएल की मात्रा बढ़ेगी, ठीक है, तो हार्ट डिजीज़ होगा, और एचडीएल की मात्रा घटेगी तो हार्ट डिजीज़ होगा। सिंपल सही था। देखो अब क्या हुआ, हमने खाया काइलोमाइक्रोन, खाने की वजह से हो गया हमारे नसों में, वीन में, आर्टरीज वीन जो कह लो आप, आर्टरीज में वो ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल करके वो लीवर में चले जाते हैं, ठीक है, ट्रैवल करके वो लीवर में चले जाते हैं, वो ठीक है। और जब जमना स्टार्ट हो जाता है, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल जो है, लिपोप्रोटीन है, वो जमना स्टार्ट हो जाता है, तो वो खराब है, ठीक है ना। यहाँ पे एक एंजाइम होता है एलपी, कहाँ गया, एलपीएल के नाम से, लिपोप्रोटीन लाइपेज, उसकी वजह से वीएलडीएल एलडीएल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ये बहुत ईजी था। अब देखो लीवर क्या करता है, वीएलडीएल बनाता है, वीएलडीएल जाता है यहाँ पे, वीएलडीएल यहाँ पे गया, इसकी वजह से वो एलडीएल में कन्वर्ट हो गया, जिसको हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं। बस यही याद करना है आपको। बाकी एचडीएल अपना काम कर रहा है, वो उसको ले जाके यहाँ ले जा रहा है और उसको बाहर निकाल रहे हैं। तो बस मेन चीज़ था वीएलडीएल एलडीएल में कैसे कन्वर्ट होना है, वो उसको समझना था बस, ठीक है। अब एंटी हाइपरलिपिडमिया के जो क्लास है वो 5 टाइप पे डिवाइडेड है। तो फर्स्ट इस पहले तो है प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। ये जो डिजीज़ है वो जीन से कभी भी एसोसिएटेड नहीं होता है, पर अभी जो लेटली स्टडीज़ हो रहा है ना, उसमें कहीं ना कहीं जीन जेनेटिक होता है, इन्वॉल्व होता है, पर पहले के टाइम पे ये माना जाता था, फिलहाल अभी के टाइम पे भी यही माना जाता है कि जेनेटिक का कोई रोल नहीं है। फर्स्ट टाइप वन हम लोग कहते हैं हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया। प्रोटीन का स्पेलिंग देख लो यहाँ पे, PROTEINEMI है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपका जो लिपोप्रोटीन लाइपेज इन वेसल्स है, ठीक है ना, लिपोप्रोटीन LPL के नाम से जो था ना एंजाइम हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर, इसमें क्या होता है, लिपोप्रोटीन लाइपेज की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड और काइलोमाइक्रोन का लेवल बढ़ जाता है हमारे वीन में, मतलब नसों में। टाइप 2 क्या होता है, इसमें क्या होता है, हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया, ठीक है ना, INE प्रोटीनीमिया। इसमें क्या होता है, LDL का वैल्यू बढ़ जाता है, नॉर्मल VLD का वैल्यू नॉर्मल होता है, पर जो LDL का वैल्यू होता है वो बढ़ जाता है। किसकी वजह से होता है, सेम डिफीट इन LDL रिसेप्टर। यहाँ पे LDL के जो रिसेप्टार है लीवर वगैरह में, वो नहीं होने के कारण ये टाइप 2 का होता है। और टाइप 2B क्या है, LDL की वैल्यू भी बढ़ेगी, साथ ही साथ VLDL की वैल्यू बढ़ेगी, जिसकी वजह से जो सीरम की वैल्यू, मतलब ब्लड में ट्राइग्लिसराइड की वैल्यू भी बढ़ेगी, कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो ये थे हमारे टाइप 2। टाइप 3 में क्या है, हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया, ठीक है, प्रोटीनीमिया। इसमें क्या होता है, आपका काइलोमाइक्रोन की वैल्यू बढ़ती है और IDL की वैल्यू बढ़ती है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन तो ज़्यादा होता है, पर IDL की जो यूज़ है वो नहीं हो पाती, ठीक है। तो ड्यू टू द म्यूटेशन ऑफ एपोलिपोप्रोटीन E की वजह से होता है। टाइप 4 में क्या है, हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया। इसमें क्या होता है, VLDL बढ़ जाता है, TG बढ़ जाता है और प्रोडक्शन ज़्यादा होने लग जाता है VLDL का। फिर टाइप 5 में क्या होता है, VLDL बढ़ जाता है, काइलोमाइक्रोन बढ़ जाती है, प्रोडक्शन ऑफ VLDL, मतलब सब कुछ इसमें बढ़ जाता है, और ये जेनेटिक डिफेक्ट भी माना जाता है इस वाले टाइप को। फिर आता है हमारा एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स। ये क्या है आपके, फर्स्ट है HMG कोएंजाइम A इनहिबिटर, इसको हम स्टैटिन के नाम से भी जानते हैं। तो जितने भी ड्रग है स्टैटिन वाले होंगे ये। तो दीज आर स्ट्रक्चर एनालॉग्स ऑफ HMG कोएंजाइम A, मतलब कि देखने में HMG कोएंजाइम A की तरह है, जो कि लीवर में पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, कंप्लीटली डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ HMG कोएंजाइम A का ये लोग एक्टिविटी को खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो हो क्या रहा है, देखो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। ये है लीवर के अंदर है हिपैटिक सेल, ठीक है, हिपैटिक सेल LDL इस पे जाकर अटैच होगा, लीवर जनरेट कर देगा हमारा जो भी था कोलेस्ट्रॉल था, वो HMG कोएंजाइम A है, जो रिडक्टेज के नाम से HMG कोएंजाइम A रिडक्टेज, वो कोलेस्ट्रॉल को मेलवोनिक एसिड में बदल देगा। अब मेलवोनिक एसिड किस में बदल जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल में बदल जाएंगे, LDL को बदल देगा मेलवोनिक एसिड को कोलेस्ट्रॉल में बदल देगा, और कोलेस्ट्रॉल बाइल एसिड में बदल जाएंगे। और बाइल एसिड हमें पता है एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन और सेक्स हार्मोन को बनाने में वर्क करते हैं। तो ये ड्रग क्या करेंगे, ये ड्रग इनको बंद कर देंगे। अब ये बंद हो जाएगा तो मेलवोनिक एसिड नहीं बनेगा, मेलवोनिक एसिड नहीं बनेगा तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा तो बाइल एसिड नहीं बनेगा। तो ये काम था इसका HMG कोएंजाइम A रिडक्टेज का, ठीक है। तो लोअर का ये रहा स्ट्रक्चर, ठीक है। लोअर स्टेशन का स्ट्रक्चर ये रहा, इसको याद कैसे कर सकते हैं, बस आपको ये 2 फिनाइल ग्रुप बनाना है, उसमें मीथेन जोड़ देना, बस इतना याद करना है आपको। अब देखो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 कार्बन, ठीक है, 4 कार्बन और COO। और यहाँ पे क्या है, सेम वही है, यहाँ पे कितने कार्बन है, 7, 1 2 3 4 5 6 7 और COO। बस ये 4 कार्बन के साथ COO और ये 7 कार्बन के साथ COO। तो ऐसे याद कर सकते हो आप लोअर स्टेटिन को, ठीक है।
फिर आता है फेवरिक एसिड। ये फेवरिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं, देखने में इनका स्ट्रक्चर भी बहुत ईजी है। फेवरिक एसिड की डेरिवेटिव ये काम कैसे करते हैं, सपोज हमने डाइट में लिया ट्राइग्लिसराइड्स, वो ट्राइग्लिसराइड जाएगा लीवर पे जाने के बाद वो टूटेगा तो किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, लिपिड्स की ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी, VLDL की ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी, LDL की ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। पर हम लोग जब फेवरेट्स को लेते हैं, फेवरिक एसिड्स को लेते हैं, तो वो ये लोग जाता है PPAR रिसेप्टर पे, मतलब कि पैरोक्सिसोम्स प्रोलाइफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर, इसको ये एक्टिवेट कर देते हैं। अब क्योंकि ये एक्टिवेट हो गए तो यहाँ पे LPL जो कि था ना एक लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम जो होता है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। अब क्योंकि ये एक्टिवेट हो गए ये लोग जाएंगे डायरेक्ट TG पे और TG को ये लोग नष्ट कर देंगे। अब क्योंकि TG नष्ट हो गया है उसी वक्त TG लीवर पे नहीं जाएगा तो लिपिड की मात्रा नहीं बढ़ेगी, बाकी आगे कुछ होगा ही नहीं, तो तुरंत ही ये लोग यहाँ पे जाके इसको नष्ट कर देते हैं और यूज़ कर देते हैं। ये फेवरिक एसिड का काम होता है। तो ये था। उसके बाद आता है आपका फेवरिक एसिड। फेवरिक एसिड रेजिन के अंदर आते हैं कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रामीन। सेम इसके स्ट्रक्चर बहुत ही ईजी से अगर आप देखो तो जो यहाँ पे कोलेस्ट्रामीन है, कोलेस्ट्रामीन का स्ट्रक्चर ये होता है 1 2 3 4 5 4 कार्बन, नीचे 2 कार्बन और बीच में फिनाइल ग्रुप ऐसे अटैच करना है आपको बस। तो ये क्या काम करते हैं, ये लोग करते हैं दे डिक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द बाइल एसिड। अब देखो सिंपल सा बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है, ये पढ़ो, ये लोग बाइल एसिड के साथ जाके बॉन्ड बना लेते हैं और रेजिन में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब जो रेजिन है बाइल एसिड के साथ मिलके उसको ऐसा फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है कि वो रीअब्जॉर्ब ही ना हो पाए, ठीक है। अब क्योंकि वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, ठीक है, वो पेट में जाके रीअब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, वापस लीवर में नहीं जा पा रहा है, तो वो लोग फीसेज मतलब कि आपके पूप के द्वारा, वेस्ट के द्वारा, शरीर के द्वारा बाहर निकल जाएंगे। अब आपका बाइल एसिड खत्म हो गया तो लीवर बोलेगा भाई बाइल एसिड खत्म हो गया, नया बाइल एसिड बनाओ, तो लीवर नया बाइल एसिड बनाएगा। नया बाइल एसिड कहाँ से बनेगा, आपके कोलेस्ट्रॉल से, तो मतलब कोलेस्ट्रॉल यूज़ हो रहा है बाइल एसिड बनाने के लिए, फिर वापस से जाएंगे इनके साथ रिएक्ट करके बाहर निकल जाएंगे। फिर लीवर बोलेगा कि हमारे पास बाइल एसिड खत्म हो गया, दोबारा बाइल एसिड बनाओ, तो बार बार बाइल एसिड बनाएंगे, मतलब बार बार कोलेस्ट्रॉल यूज़ होगा आपके बॉडी से, जो भी फालतू के कोलेस्ट्रॉल थे। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल निकल रहा है बॉडी से तो वो काफ़ी अच्छा है। तो ये ऐसे मैकेनिज्म होते हैं। और कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर कैसे याद कर सकते हो आप लोग, कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर एक रेक्टेंगल जैसा है, NCCN, मतलब चारों जगह पे N बना दो, यहाँ पे 3 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, बस ऐसे कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो बाकी ये था आपका लास्ट क्लास है निकोटिनिक एसिड। ये हमारे सिलेबस में नहीं है पर आप इसको याद कर सकते हो। इसका एग्जांपल है नियासिन, विटामिन B3 के नाम से भी जानते हैं। ये एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है। तो ये क्या करता है आपका एडिपोज टिश्यूज है ना, डिक्रीज प्लाज्मा LDL C and GL वैल्यू, प्लाज्मा के अंदर ट्राइग्लिसराइड और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का वॉल्यूम कम कर देते हैं और HDL की मात्रा बढ़ा देते हैं, ठीक है। और एडिपोज टिश्यू मतलब हमारी स्किन जो है ना, स्किन में जो फैटी लेयर होता है, ठीक है ना, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे लिपोलाइसिस को कम कर देते हैं। लिपोलाइसिस को कम करने के बाद क्या होगा, देखो यहाँ पे एडिपोज टिश्यू है, ये कहाँ जाएगा, फैटी एसिड बनेगा। फैटी एसिड वहाँ जाके लीवर में जाएंगे, LDL मतलब कोलेस्ट्रॉल कहाँ जाता है, लीवर पे तो जाता है, और LDL की मात्रा बढ़ेगी। और जो नियासिन है उसको यहीं पे रोक देता है। अब एडिपोज टिश्यूज में जो स्टोर है आपके फैट, वो फैटी एसिड में नहीं टूटेंगे, फैटी एसिड नहीं टूटेंगे तो लीवर में नहीं जाएंगे तो LDL की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। तो ये था आपका कुछ विटामिन B3